हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर पचौरी। दिस इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु पार्ट 4। और इसमें देखेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून, यानी कि मॉनसून बनता कैसे है। ठीक है, मानसून के बनने का सिद्धांत। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मॉनसून की थ्योरी है वो कोई एक थ्योरी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी थ्योरी दी गई हैं। 4 से 5 थ्योरी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और हर थ्योरी का क्या है, अलग अलग बेसिस है और उसका इंटरप्रिटेशन भी क्या है, बिल्कुल अलग है। हर थ्योरी अपने साथ में कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लेके आती है, यानी कि मॉनसून से जुड़े हुए कुछ पहलू ऐसे हैं जो कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन कुछ कमियां क्या है उस थ्योरी के अंदर रह जाती हैं। अभी तक एग्जैक्टली कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो मॉनसून को क्या कर सके, 100% क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग क्या है कि एमपीपीएससी के हिसाब से पढ़ेंगे, तो एमपीपीएससी में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन थ्योरी को पढ़ेंगे। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेस इसी थ्योरी को बनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा 2-3 थ्योरी है वो क्या है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। तो जैसे बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं, इसके अंदर है एक हमारी थर्मल थ्योरी जिसको तापी सिद्धांत बोलते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद इक्वेटोरियल वेस्टर्ली जेट थ्योरी है। ठीक है, सेकंड नंबर की वो है। थर्ड नंबर की जेट स्ट्रीम थ्योरी है जो पी कोटेश्वरम जी ने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीएससी के लिए सिर्फ आप प्रीलिम्स के हिसाब से इसको देख सकते हैं, मेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो देख लें। और एक अल नीनो थ्योरी है, ठीक है, फोर्थ वाली अल नीनो थ्योरी। अल नीनो से सवाल पूछा जाता है, तो अल नीनो को क्या है हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पी कोटेश्वरम में आपको थोड़ी सी बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो हमारा बन सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी। तो यहाँ पे दी है हमारी तापी सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल थ्योरी। ठीक है, ये सबसे बेसिक थ्योरी है, सबसे पहले आई थी, सबसे आसान है, कुछ चीज़ों को समझाती है, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ कमियाँ रह जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इस थ्योरी ने ऐसा माना है कि जो मॉनसून का मुख्य कारण है वो क्या है, तापीय है, थर्मल है, टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं और पहले इससे समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। ये क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई, और ये 0 डिग्री जो क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, और ये 23.5 क्या हो गया आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे नीचे अगर मैं लेता हूँ, ये 23.5 साउथ जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए, अब ये क्या, हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, गर्मी की जो अभी है हमारे साथ में। ठीक है, अभी जो चल रही है वो कौन सी ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। तो देखिए 21 मार्च को अगर हम लेंगे तो सन कहाँ पे होगा, इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर रहता है। 21 मार्च के बाद क्या, सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट क्या होता है, शुरू हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 21 जून को, 21 जून को क्या है, सन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एग्जैक्टली ऊपर आ जाता है। तो मैंने वही आपको सिचुएशन बताई कि 21 को क्या है, 21 जून को क्या है, सन की पोजीशन ये वाली है। यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होगा आपका, समर सीजन होगा, उसमें सन का मूवमेंट कैसे होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका 21 मार्च को सन कहाँ होगा, इक्वेटर पे। 21 जून को कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो सन कैसे जा रहा है, इस तरीके से। फिर वापस सन कब आ जाएगा, इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा। कब आ जाएगा, ये 23 सितंबर को फिर इक्वेटर पे आ जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या है, सन नीचे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और फिर 22 दिसंबर को कहाँ पे चमकेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। और फिर उसके बाद वापस मूवमेंट कहाँ पे करने लगेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और 21 मार्च को क्या है, इक्वेटर पे आ जाएगा। समझ गए बात को। तो देखिए, जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है, बेसिकली सन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, अर्थ क्या है, अर्थ अपनी एक्सेस पे क्या है, टिल्टेड है, और सर के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो इस वजह से क्या है कि रिलेटिवली हमें ऐसा लगता है कि सन का मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, जबकि वास्तव में सन तो अपनी जगह पर क्या है, स्टेबल है। इस तरह अर्थ का मूवमेंट क्या है, सन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। लेकिन एक रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि सन ऊपर नीचे जा रहा है। इस चीज़ को और डिटेल में हम क्या है, क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, उसमें समझेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बोला, ग्रीष्म काल की बात की। तो ग्रीष्म काल में क्या होती है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ने लगती हैं। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि ये आपका जो नदन हेमिस्फीयर है, ये वाला, ये जो नदन हेमिस्फीयर है, इसमें क्या है, सन रेज क्या है आपकी, ये वर्टिकली पड़ रही हैं। और ये मैंने क्या डॉट 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 से यहाँ पे दिखाया है। अगर जिस क्षेत्र में क्या है, अगर जिस एरिया में
सन की रेस अगर वर्टिकली पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर इस एरिया में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि माना सपोज ये कोई प्लेस है, यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो यहाँ की जो एयर है वो क्या होती है, ऊपर की ओर राइज करने लगती है, और जैसे ऊपर की ओर एयर राइज करेगी तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है दोस्तों कि ग्रीष्मकाल में क्या हो रहा है। ग्रीष्मकाल कौन सा, ये 21 मार्च के बाद में आता है, जो अभी हमारा चल रहा है, या कह सकते हैं कि मिड मार्च से लेके और मिड जून तक रहता है। तो सूर्य की किरणें, सनरेज कहाँ पे आ गई, उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गई, परपेंडिकुलरली फॉल होने लगी, लंबवत पड़ने लगी। इससे क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में निम्न दाब, लो प्रेशर की स्थिति का निर्माण हो जाता है। समझ गए इस बात को। चलिए अब इसके यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको समझाने के लिए एक ये डायग्राम बनाया, ये नॉर्मल पोजीशन का बनाया है। नॉर्मल पोजीशन को आप मान के चलिए कि उस समय सन कहाँ पर है, इक्वेटर के ऊपर है, ये वाला। ठीक है। अब सन जब इक्वेटर के ऊपर होगा, ये कब होता है आपका, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। तो सन कहाँ हो गया आपका, इक्वेटर के ऊपर हो गया। अब इक्वेटर को थोड़ा सा और मैं इसको एनलार्ज करके बनाता हूँ। ये देखिए, ये 0 डिग्री क्या हो गया आपका, इक्वेटर हो गया यहाँ पे। इससे मैंने 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का क्या है, मैंने एक जोन ले लिया है। इसको बोलते हैं इक्वेटरली लो प्रेशर बेल्ट, इस जोन पे जो बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, सन की रेस क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है कि लो प्रेशर का जोन ही हमारा बन गया। ठीक है। ऐसे ही 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में क्या है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, और ऐसे ही 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ के बीच में भी क्या है, हाई प्रेशर का जोन बन जाता है। ठीक है। ये आप और डिटेल में क्या है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि जो एयर होती है, जो विंड्स होती हैं, वो क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो विंड्स कैसे चलनी चाहिए, इस टाइप से चलनी चाहिए, ये। ठीक है। अगर एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और ये होती है कि कोई भी विंड अगर नदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, एक फोर्स होता है कोरियोलिस, ये भी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है। और ये किस लिए होता है, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या है, कोई भी विंड जो होगी वो नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये राइट में डिफ्लेक्ट होकर कैसे हो जाती हैं, इस टाइप से हो जाती हैं। ऐसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड चलेगी तो वो क्या होगी, अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जाना ऐसे था और चली इधर को डिफ्लेक्ट हो गई, तो ऐसे ये फाइनल बन गई। ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गया, ये विंड्स बन गई हैं। तो इन विंड्स को क्या बोल दिया हमने, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। और ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये भी क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। ठीक है। ये नदर्न में हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इनको बोल दिया मैंने नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और ये वाली कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं, ट्रेड शब्द का मतलब होता है एक फिक्स डायरेक्शन। ठीक है। तो ऐसी विंड्स जो एक फिक्स डायरेक्शन में ब्लो होती है उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो ये वाली हो गई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये वाली हो गई साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है। चलिए अब देखिए, वापस से उसी डायग्राम पे आते हैं और फिर अपन थोड़ी सी चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पहले ये डायग्राम बनाया था, इसमें क्या बताया था कि सन जो है वो समर सीजन में क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। और ये कह सकते हैं कि 21 जून के आसपास क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी चीज़ को, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको और बता दूं मैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। देखिए, ये वाला जो जोन है इसको ITCZ भी बोलते हैं, ITCZ। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस तरफ से आ रही हैं और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस तरफ से आ रही हैं, और आने के बाद क्या इस जोन के अंदर क्या है, टकराती हैं, मिलती हैं। ठीक है। तो ये जोन जिसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके मिल रही हैं, उसको हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। तो ये आपका ITCZ हो गया। और नॉर्मल पोजीशन में कहाँ बनेगा, ये इक्वेटर के ऊपर बनेगा। चलिए अब इस मैप को देखते हैं। ये अपना महेश कुमार बंडवाल में दिया है, काफ़ी अच्छा मैप है, छोटा सा ही है। ठीक है। देखिए, ये क्या हो गया, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया हो गया, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मली। और एक चीज़ देखिए, अब ये आप मान के चलिए कि ये जो बीच की स्थिति है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। मिजोरम, त्रिपुरा, जो 8 स्टेट है हमारी। ठीक है। त्र के मित्र पर गमछा झार। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस टाइप से।
एक बार टैली कर लेना, मित्र पर गमछा जार, मे से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र नहीं है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और र से राजस्थान, ये है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब अगर 0 डिग्री अपन मान के चलें तो इक्वेटर कहीं आसपास इधर होगा। ठीक है, अगर सन इस जगह पर है नॉर्मल पोजीशन में तो ITCZ आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा ITCZ। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या है, सन कहाँ पे मूवमेंट करके आ गया, सन इधर मूवमेंट करके आ गया। तो जैसे ही सन का मूवमेंट होता है, सन के मूवमेंट के साथ ही क्या होता है, ITCZ का मूवमेंट भी हो जाता है। और ITCZ भी क्या है, उसके साथ में सन को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ या नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है। समझे दोस्तों। तो इस डायग्राम में क्या है, बनवाल साहब ने इसको इस टाइप से बनाया है, ITCZ की पोजीशन बता दी है जुलाई माह के ऊपर। और ITCZ कौन सा जोन है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या है, आकर मिलती है। अब देखिए गर्मी के टाइम पे क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना है आप। ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, नीचे क्या है आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें चल रही हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चल रही हैं। अब देखिए सन का यहाँ पे मूवमेंट कहाँ पर हो गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट हो गया। हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास कहीं पर ये है, दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बात, अगर सन ऊपर है या सन नॉर्थ में है तो इसकी रेस क्या है, इस जोन में क्या है, परपेंडिकुलरली पड़ेंगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पे क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए एग्जैक्टली नहीं होगा, एग्जैक्टली अब आप ये पूछें कि सर सन यहाँ पे है तो यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है कि इसमें सिर्फ थ्योरी दी गई हैं, 100% श्योर तो कोई भी नहीं है। कोई भी थिंकर या कोई भी राइटर या कोई भी जोग्राफर चीज़ को लिखता है तो वो भी श्योर नहीं होता। ये तो क्या है कि एक अप्रोक्सीमेट क्या है चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो सन, अब ऐसा थोड़ी है कि सन हो सकता है यहाँ पे भी हो, इस जगह पे सन हो सकता है, तो वो वाली चीज़ है। अब सन क्या है, यहाँ पे आ गया, तो सन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और इस जगह पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, तो वाटर जो है वो लैंड की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। समझिए बात को, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि पिछले मैप में मैंने आपको बताया था कि ITCZ जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। अब ITCZ कौन सा जोन होता है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आकर मिलती है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि गर्मी के टाइम पे या गर्मी के समय जो हमारी ये वाली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका ITCZ, ये क्या हो गई आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो गर्मी के टाइम पे ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ये क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। बचती क्या है, सिर्फ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई हैं, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें। अब क्या है कि जैसे सन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ITCZ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये जो है हमारी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वो क्या करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या पंगा होता है, मैं एक सिंगल आपको विंड लेके बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को जाना था ऐसे, लेकिन कॉरियोलिस फोर्स के अनुसार या फेरल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, कोई भी विंड अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है तो अपने राइट साइड में क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस विंड को जाना था ऐसे और डिफ्लेक्ट हो गई, तो फिर कैसे मुड़ गई, ये इस टाइप से। समझ गया बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, इसको जाना ऐसे था, लेकिन इसने इस मूवमेंट पे क्या इक्वेटर क्रॉस कर लिया और कॉरियोलिस फोर्स क्या इस पर काम करने लगा, ऐसे लग गया, या फेरल्स लॉ भी बोलते हैं इसको। तो फेरल्स लॉ के अनुसार इसको जाना ऐसे था और चली कैसे गई, मुड़ ऐसे गई। तो जैसे ही ये क्या है आपकी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इनकी डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज आ जाता है। समझ गए, तो थी कौन सी, ये साउथ ईस्ट, और इन्होंने डायरेक्शन कौन सी ले ली, साउथ वेस्ट। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये विंड चल रही हैं और इधर क्या है हमारा ओशन है, ये अरेबियन सी हो गई, ये इंडियन ओशन हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गई। तो इस ओशन से क्या है, ये मॉइस्चर पिक करती हैं, नमी को क्या है अवशोषित कर लेती हैं और मानसून का रूप धारण कर लेती हैं। समझ गए साथियों। चलिए, तो इसको मैंने ऐसे ही बताया। अब देखिए क्या हुआ, एक तो क्या है कि क्रॉस करी और इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे बन रहा है आपका हाई प्रेशर और इधर बन रहा है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ क्या होती है, विंड खिंचती हैं।
ठीक है। अब इंडिया की शेप क्या है, पेनिनसुलर है, तो ये जो मानसून आ रहा है नीचे से ये दो पार्ट्स में क्या डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी अरेबियन सी ब्रांच और ये वाली होगी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। अरेबियन सी ब्रांच टोटल मॉइस्चर का 65% लाती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच टोटल मॉइस्चर का 35% लाती है। क्लियर हो गई, समझ गए। इस वीडियो को अगर कुछ ही समझ में नहीं आए तो रिपीट करके फिर से देखना और आप मुझसे टेलीग्राम पे कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछना, लेकिन ये क्या है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें गलती हमें नहीं करनी है। चलिए, यही चीज़ क्या जो मैंने आपको समझाई वो यहाँ पे लिखवा दी है। ग्रीष्म ऋतु हो गई, तो तापीय थर्मल इक्वेटर अपन कह सकते हैं कि सन को फॉलो करता है, जहाँ पे सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ती है उस जगह को मैंने एक थर्मल इक्वेटर बोल दिया, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि थर्मल इक्वेटर और ITCZ क्या एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे उत्तरी खिसकाव हो गया, यानी थर्मल इक्वेटर तापीय विषुवत रेखा क्या है ऊपर की तरफ चली गई। इससे क्या होगा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या होती हैं वो गायब हो जाती हैं, अनुपस्थित हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं। अब फिर क्या हो रहा है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो क्या करेंगे, विषुवत रेखा को या इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इनका दाहिनी ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाना। समझ गए बात को, क्यों मुड़ रही हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लग रहा है या फेरल्स लॉ के अनुसार दाहिनी ओर मतलब अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई। और जैसे ही हो जाती है फिर क्या करती हैं कि ये इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से क्या मॉइस्चर पिक करती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून का रूप ले लेती हैं। तो आई होप साथियों कि आपको इसकी थ्योरी समझ में आई होगी। ये सबसे क्या है, स्टैंडर्ड थ्योरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अब ठंड में क्या हो रहा है, ठंड में उल्टा हो गया। ठंड में जैसे क्या हो गया, सन क्या आपका वापस नीचे की तरफ आ गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को कहाँ पे होता है ये, तो 22 दिसंबर को ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, 23.5 डिग्री साउथ पे होता है। तो नीचे आ गया, नीचे आ गया तो क्या हो गया, वही सिस्टम बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स वापस वैसे ही चलने लगी, लेकिन इक्वेटर के नीचे। अब देखिए ऊपर गड़बड़ हो रही है। ऊपर क्या गड़बड़ हो रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स गर्मियों के टाइम पे या समर सीजन में एब्सेंट हो गई थी वो फिर से क्या है, प्रेजेंट हो जाती हैं इस टाइप से। समझ गए, एक तो क्या ये प्रेजेंट हो गई इधर, ये आपको दिख रहा है ये वाला जोन, तो ये क्या हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई। अब देखिए एक बात कहते हैं कि जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। अब सन क्या है वापस चला गया साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो लैंड क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो ये जो हमारा लैंड वाला एरिया है जहाँ पे पहले गर्मियों में हाई प्रेशर बन रहा था, सॉरी लो प्रेशर बन रहा था, अब यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर। और वाटर क्या है, स्टिल इसके कंपेरिजन में गर्म है, गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, ठीक है। तो विंड का मूवमेंट्स कहाँ पे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए जब ये विंड यहाँ से यहाँ पे ऐसे चलेगी तो क्या करेगी, ये बे ऑफ बंगाल से क्या है मॉइस्चर पिक करती है, और मॉइस्चर पिक करेगी तो बारिश कहाँ पे कराएगी, इधर कोरोमंडल कोस्ट में, या हम कह सकते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, या कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु के कोस्ट पे। तो समझ गए साथियों, अब आपको समझ में आ गया कि ठंड में क्या है, कोरोमंडल कोस्ट पर नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर ये लौटता हुआ मानसून भी लिखा हुआ है, या इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून से वर्षा क्या होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्या हैं समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर नीचे लिखवाया है, बताया, उसको देख लेते हैं। शीत ऋतु में क्या हो रहा है, ठंड के टाइम पे तापीय विषुवत रेखा थर्मल इक्वेटर का है साउथ में आ गया, दक्षिणी खिसकाव हो गया, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो क्या होती हैं हमारी फिर से प्रेजेंट हो जाती हैं, तो पुनः उपस्थित हो गई, और ये क्या करेंगी, उत्तर पूर्व मानसून का रूप ले लेती हैं। अब क्या करेंगे, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करेंगी, मॉइस्चर ग्रहण कर लेंगी, और तमिलनाडु के तट पर क्या करती हैं, ये बारिश कर देती हैं, ठीक है। सबसे स्टैंडर्ड थ्योरी यही है, लेकिन यही चीज़ जो इसकी अच्छाई है वो इसकी क्या है, थोड़ी सी बुराई है। अब इसको क्रिटिसिज्म क्या बोलते हैं, जो इसकी क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं, वो ये कहते हैं कि सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये मानसून का, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये थ्योरी को जो क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस कब है हमारा 21 जून को होता है, ठीक है, और विंटर सोल्स्टिस कब होता है हमारा 22 दिसंबर को होता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जब समर सोल्स्टिस की और विंटर सोल्स्टिस की डेट फिक्स है, ठीक है, तो फिर मानसून क्या है फिक्स डेट पे क्यों नहीं आता है, या मानसून के अंदर इरेटिक पैटर्न या इरेगुलरिटी क्यों रहती है। तो थ्योरी है, अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई जो 100% एक्सप्लेन कर सके, लेकिन ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन था, और इसको क्या है हम MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों।
चलिए तो फिर इस लेक्चर को यहीं पे अपन वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे ज़रूर पूछें। हमारे जो नोट्स हैं PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिन लोगों को पेपर 3 में दिक्कत है उसके लिए मैं साइंस एंड टेक का एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। और उसके अंदर 7 लाइव वीडियो क्लासेस रहेंगी जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और आप अपने डाउट्स भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।